हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम बॉटनी और जूलॉजी के दो हिस्से साथ लेते हुए चलेंगे। एक जगह पर बॉटनी का यदि 11th का पोर्शन चल रहा होगा तो दूसरी जगह पर 12th का आपका जो है वो जूलॉजी का पोर्शन शुरू होगा। ठीक है, तो हमने जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक चैप्टर को कंप्लीट किया, जिससे हमें जो है वो बेसिक फंडामेंटल मालूम चले कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या होते हैं, सिंगेमी का मतलब क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है ना, तो हमने एक कॉमन व्यू देखा हमने कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उसको अच्छे से हमने समझा। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसमें नेक्स्ट चैप्टर दे रखा उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो बॉटनी का हिस्सा है, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम सीधा जूलॉजी वाले हिस्से पर एंटर करेंगे, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेटा इस चैप्टर का बड़ा सिग्निफिकेंस है नीट के एग्जाम में, और कम से कम हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन अकेले ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछे गए। यानी 11th क्लास का जो फिजियोलॉजी है, उस फिजियोलॉजी में हर चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे कई गुना अधिक क्वेश्चन जो है वो, जैसे आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन आएगा उस सेट के, यहां पर अकेले रिप्रोडक्शन जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है ना, क्लियर। तो हमको यह भी दिमाग में रखना है कि जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उनसे हम कितना परसेंट सिलेबस कवर कर रहे हैं एज पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और नीट के एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हम नीट के लेवल पर पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नीट के पेपर का कितना हिस्सा हमने कवर कर लिया है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, यहां पे हम नोट कर लेते हैं बेटा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर हर साल कम से कम जो है वो 3 to 5 क्वेश्चन, 3 to 5 एमसीक्यू इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, यानी मिनिमम 3 एमसीक्यू देखने मिलेंगे, मैक्सिमम 5 एमसीक्यू आपको इस चैप्टर से देखने मिलेंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बायोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर। ठीक है, हमने जो भी चीज यहां पे पढ़ाएंगे बेटा बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से लेंगे, तो चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि, और ये चैप्टर जो है वो, ये चैप्टर का जो है जो बेसिक्स है इसके पूरे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है ना, उससे हम आगे बात करेंगे अब। क्लियर। चलिए अब मैं सबसे पहले आपको जो है एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको कि ध्यान दीजिएगा, बिकॉज द चैप्टर इज ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है तो वी हैव टू टॉक अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वी हैव टू टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के, वी हैव टू टॉक अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस के, और इसके अलावा कॉपुलेशन के बारे में बात करना पड़ेगा, हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करना पड़ेगा, हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करना पड़ेगा, हमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करना पड़ेगा, हमें जो है वो मीनार्की के बाद में मीनोपॉज के बारे में बात करना होगा हमें के। तो हमें यहां पर जो है ह्यूमन लाइफ से जुड़े हैं बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करते हुए आगे चलना होगा, जहां पर हम कई सारी जो ऐसी समस्याएं जो एक एडोलेसेंट यूथ फेस करता है उनको भी साथ में एड्रेस करते हुए चलेंगे। एज ए डॉक्टर मैं आपको साथ में कुछ समस्याओं के सॉल्यूशन और उनके पॉसिबल जो है रीजंस भी बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि ये वो चैप्टर जिसका संबंध सीधा सीधा आपसे, और क्यों नीट के एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये अवेयरनेस वाला चैप्टर है। और क्यों इसको सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट द इंटायर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम खुलकर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम जो है वो आपके जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को भी हम शामिल करेंगे लेक्चर के दौरान, एक्सप्लेनेशन के दौरान शामिल करेंगे। लेकिन यदि आपने इररिलेवेंट क्वेरी किया, आपने कोई अनर्गल बात किसी कमेंट में लिखी, तो मानकर चलेगा कि आप चाहे कितना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कहीं पर भी, आपको हम YouTube से ब्लॉक कर देंगे एंड यू कैन नॉट कमेंट अगेन। ठीक है ना, क्लियर। तो बी डिसिप्लिन, और यहां पर कोई भी ऐसी कमेंट जो कि इररिलेवेंट है, नॉनसेंस कमेंट है, वो हमें नहीं दिखना चाहिए, समझ गए। ठीक है, क्लियर। एंड यू शुड बी केयरफुल। तो मैंने डिस्क्लेमर पहले दे दिया है कि इस चैप्टर को हमें बिल्कुल बायोलॉजी, बिकॉज आप भविष्य के डॉक्टर हैं, आप जो है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। के अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि स्कूल्स के लेवल पर इस चैप्टर को टीचर्स पढ़ाने से बचते हैं। जैसे ही ये चैप्टर आता है तो स्कूल के टीचर बोलते हैं कि भाई अब देखो ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा इसको, हम आगे बढ़ जाते हैं।
स्पेशली छोटे टाउन के जो स्कूल हैं या जो है वो टायर 2 सिटीज हैं, वहां पे टीचर्स अफ्रेड, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने कुछ बोला और किसी ने उसका गलत मतलब निकाल लिया तो अननेसेसरी का जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए टीचर्स भी बचते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो एक प्रकार से इस चैप्टर को समझाने के दौरान जो साइकोलॉजिकल बैरियर है बहुत सारे हैं, यानी हमारे इंडिया में इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट द सेक्स एजुकेशन एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो लोग उसको जो है वो देखते हैं कि उसको जज करना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए भी टीचर्स पढ़ाने से बचते हैं। तो स्कूल में टीचर्स जो ये वो चैप्टर है कि 95% स्कूल्स में कहा जाता है घर जाकर खुद पढ़ लो, ठीक है, बस हो जाएगा कवर। जबकि दिस इज द चैप्टर जिसके ऊपर जो है वो सबसे अधिक अच्छे से पढ़ाना चाहिए इस चैप्टर को, क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, इसका संबंध सीधा सीधा आपकी अवेयरनेस से, इसका संबंध यूथ से है, ठीक है। क्योंकि जो है कई सारी ऐसी चीजें घटनाएं घटती है जिनमें कि जानकारी ना होने के कारण जो है वो कई बार जो है वो व्यक्ति के साथ घटनाएं घट जाती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, हम सब जानते हैं अच्छे से कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारी जो है वो यदि हम देखें तो ह्यूमन की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए बड़ा जरूरी है, यानी एवरीबॉडी के देखिए। और ये आपको बता दूं मैं कि ये ऐसा कल्चर में ऐसा बस चुका है कि एक सर्टेन एज के बाद, जैसे आप सर्टेन एज को अचीव करते हैं, आपसे 20 से कि आप तो 20 साल 25 साल 25 24 25 26 ईयर के आप हो गए, सडनली पीपल्स आर आस्किंग कि भाई मैरिज नहीं कर रहे हैं, लड़की देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अरे भाई आप मैरिज वैरिज करो, ठीक है। सडनली पीपल्स टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग कि वो उनको बड़ी चिंता होती है कि भाई इनकी शादी कब होगी, ठीक है। मतलब जैसे ही आप एडल्ट होते हैं तो सोसाइटी जो है, समाज जो है वो आपकी तरफ एक प्रकार से जो है वो इशारा करता है, सोसाइटी आपको जाने जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर वो, या तो ऐसा भी होता है कई बार कि अपने आप से रिश्ते घर में आने लगते हैं कि भैया हमारे यहाँ के पे लड़की है, उसकी ये ऐसा है, उसकी ये कुंडली है, उसका ये फोटोग्राफ है, देख लीजिए इसको, ठीक। लड़की के पास रिश्ते आने लगते हैं, लड़की के घर पर। तो ये चीजें है ना, ये मतलब सोसाइटी ने तय करके कि भाई ये इस एज में व्यक्ति पर्सन शुड बी मैरिड। अब उसमें शादी हो गया, फिर उसके शादी के मैरिज के 2 साल के बाद अगला क्वेश्चन आता है, भाई कितने बच्चे हैं? अरे बेबी प्लान नहीं कर रहे तुम लोग, यू शुड प्लान ए बेबी, फिर लेट हो जाएगा, 30 के पहले प्लान कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम। तो अब सेकंड एडवाइस सोसाइटी की तरफ से क्या आई? वो आई बेबी प्लानिंग की, कि यू शुड प्लान है बेबी, कि एक बच्चा आपके होना चाहिए, कि एक बच्चा हो गया, अरे भाई अकेला रह जाएगा ये दूसरा बेबी। ये किसने बनाया? ये हमारे पूरे सिविलाइजेशन जब डेवलप हुई ना, उसका एक हिस्सा, कि मतलब कि यदि ह्यूमन लाइफ को कंटिन्यूस बनाए रखना है तो रिप्रोडक्शन, देखिए एक नेचुरल जो है सिस्टम तो है सारे एनिमल्स में के, लेकिन उसको समाज का रूप दिया गया मनुष्य ह्यूमंस में, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो है, और ये सब जगह एक समय, देखिए हो सकता है अलग अलग कि कल्चर में थोड़ा फर्क हो, कहीं पर मैरिज हो रही है, जैसे अभी वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्री में देखें, दे जनरली गेट मैरिड आफ्टर दी बेबी के जन्म के बाद मैरी कर रहे हैं, कई बार ऐसे भी यूरोपियन कंट्री में चल रहा है, ठीक है। दिस सेम हैपेंस इन ट्राइब्स, और ट्राइबल कम्युनिटी में भी डिफरेंट उनके बिलीफ होते हैं। तो हाँ, वी कैन हियर वी आर नोबडी टू जज समवन, यानी हम यहां बैठकर यूरोपियन लोगों को जज करें और बोले हम कि वो सही है कि गलत है, तो आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट इन दैट मेंटल सेटअप में आप नहीं है उनके, तो आप उनको जज नहीं कर सकते। आप ट्राइबल कम्युनिटी में आप जो है वो किसी को जज नहीं कर सकते। मैंने एंथ्रोपोलॉजी में मैंने पढ़ा हुआ कि ट्राइबल कम्युनिटी में जो है वो कई तरह के डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैरिज होते हैं उसमें, और उस फॉर्म ऑफ मैरिज में आप बोले कि भाई ये गलत है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, कि ये जो है नॉन इथिकल है, तो ये सब चीजें जज करने वाले हमको ही नहीं होते, क्योंकि हर सोसाइटी का अपने अपने अलग नॉर्म्स हैं। के हमको यहां पे बात करना बेसिक बायोलॉजी की, कि व्हाट इज द बायोलॉजी बिहाइंड द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस पर हमें बात करना है कि कैसे मेल सेक्स ऑर्गन कैसे मैच्योर होता है, क्या होता है, कि फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, कैसे वो वर्क फंक्शनिंग करता है, कैसे हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कैसे एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, इन सब चीजों पर हमें बात करना है। तो हम जब हम एज ए बायोलॉजिस्ट सोचते हैं, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल सोचते हैं, तो हम कौन बन जाते हैं? हम एक तटस्थ व्यक्ति बन जाते हैं। तटस्थ समझते हैं आप? तटस्थ का मतलब जिसका कोई भी वर्डिक्ट नहीं होता, जो जजमेंटल नहीं होता, जो चीजों को जो जैसी है वैसे देखता है उठ के।
तो लाइफ में यदि आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे लाइफ में बढ़ना है आपको और तरक्की करना है, तो एक नियम बना लीजिए। नियम नंबर 1 ये है और नियम नंबर 2 भी वही है, जजमेंटल मत बनिए। एंड चीजों को लेकर जो है आप हमेशा लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए एंड डोंट बी जजमेंटल, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ठीक है। अब पूरी जीवन को यदि हम ह्यूमन जीवन को, लाइफ को देखें, तो आपको इस एनिमेशन में पूरा मनुष्य का जीवन दिखाई दे रहा है और इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए, पूरी बात यानी इस एनिमेशन में कुछ सेकंड्स में पूरे जीवन का जो है वो सार बताया गया है। ठीक है, देखिए, है ना, जन्म हुआ बच्चे का, बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, बच्चा एडल्ट हुआ, ठीक है, बच्चा का मैरी किया, उसके बच्चे हुए, कि फिर अपना ओल्ड हुआ, वो ओल्ड होने के बाद एक दिन जो है व्यक्ति खत्म हो गया, कि यही जीवन का चक्र है, यही लाइफ स्पान है। और हमने इस बारे में बात ऑलरेडी किया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के। तो हम ये समझ गए, मतलब यहां पर जीवन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटी है, वो है रिप्रोडक्शन। और अपने जैसे कोई बोलता है कि हम, कई लोग पूछते हैं कि हमारे जाने के बाद हम जब नहीं रहते हैं तो क्या होता है, क्या हम कैसे, तो याद रखिए, आप कभी पढ़ेंगे कि जो है इंग्लिश अखबारों में किसी के जाने के बाद लिखा होता है, फला व्यक्ति की पास्ड अवे, मिस्टर एक्स वाई, जो भी उनका नाम था, पास्ड अवे एंड सर्वाइव्ड बाय हिज 2 किड्स। उनके 2 बच्चे हैं, सर्वाइव्ड बाय 2 किड्स, ठीक है, मतलब 2 बच्चे हैं उनके। मतलब हमारा जो अंश है वो हमारे बच्चों में होता है, किड्स में होता है, ठीक है, वो हम जीनोम जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और वही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को लगातार बनाए रखता है, ठीक है, क्लियर। अब ह्यूमंस के बारे में हम बात करें, चलिए हम एनसीईआरटी पे आए तो हमने कहा ह्यूमंस के बारे में हम बात करें, तो हम जानते हैं कि ह्यूमंस आर दी ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि वी परफॉर्म ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मनुष्य में केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने मिलता है। और मनुष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीपर्स होते हैं, सीधे संतानों को जन्म देते हैं। और हम कहते हैं ह्यूमंस आर कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, ठीक है, साल में कभी भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें हमको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलती है, वो प्राइमेट में आते हैं, ठीक है। ये तो हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा उसी को हमने यहां पर एड ऑन कर दिया यहां पे, ठीक है। तो मनुष्य जो ह्यूमन है, दे आर दी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दे आर दी विविपरस, के सीधे संतानों को जन्म देते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, इनमें हमको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलती है, क्लियर, ठीक। तकरीबन 9 महीने का, 9 मंथ का हमें गेस्टेशन पीरियड यहां पर देखने मिलता है, ठीक है। अब इतना हम समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण इवेंट जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन के, कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अब ये मेल गैमेट कहां से आता है भाई, सिंपल सी बात है, मेल से आता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्म कहते हैं इसको हम, ठीक है। और फीमेल गैमेट कहां से आता है, फीमेल गैमेट फीमेल से आता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ओवम कहते हैं या ओवा कहते हैं इसको हम, ठीक है, क्लियर। तो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है और उसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर डिवाइड करता है और एम्ब्रियो आता है, और एम्ब्रियो से फिर क्या होता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, ठीक। ये तो हम जानते हैं बिल्कुल बेसिक से। मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा और उन्हीं स्पर्म्स को हम प्लांट्स में एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं उनको हम, ठीक है। और फीमेल जो है वो ओवम को प्रोड्यूस करेगा, एक को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ह्यूमंस के, यदि आप ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ह्यूमंस में आप रिप्रोडक्शन की इवेंट्स को देखें तो आपको कुछ घटनाओं का क्रम दिखाई पड़ेगा, एंड दैट सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और ये सीक्वेंस एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है सीक्वेंस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, के फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, के गैमीट का निर्माण होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। अब बच्चे के जन्म के बाद सीधे सीधे गैमीट नहीं बनने लगते हैं। बच्चे के जन्म के बाद एक समय काल ऐसा होगा जब वो बच्चा ग्रो करेगा और वो एडल्ट होगा, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल पीरियड कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, जुवेनाइल पीरियड कहते हैं, याद है ना, पढ़ा हुआ है हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करेगा, जैसे वो लैंगिक तौर पर परिपक्व होगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करेगा, उसके बाद गैमीट का बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो गैमीट का फॉर्मेशन होना मतलब गैमीटोजेनेसिस। तो सबसे पहला फर्स्ट जो इवेंट
इवेंट है जो वो क्या होता है, वो होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है ना। और ह्यूमंस आर डायोसियस, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, है ना। नो, कोई ह्यूमन ऐसा नहीं है जिसको आप बोले कि बाइसेक्सुअल है कि मेल गैमीट भी बनेगा फीमेल गैमीट भी बनेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, दे आर डायोसियस, ठीक है। फिर अब देखिए गैमिट बन गया, अब मेल बॉडी में स्पर्म बना, फीमेल बॉडी में ओवम बना के। अब हमें अगला स्टेप देखो, ये सब पढ़ा हुआ है हमने रिप्रोडक्शन के इवेंट में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले गैमिटोजेनेसिस होगा, देन गैमिट ट्रांसफर होगा। क्या होगा? गैमिटिक ट्रांसफर होगा। और प्लांट में हमने बात किया था पॉलिनेशन का, बात किया था हमने। अब एनिमल में हम बात करते हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं? कॉपुलेशन करते हैं, ओके, वो संसर्ग करते हैं, दे इन्वॉल्व इन दी सेक्सुअल एक्टिविटी, के वे संसर्ग करते हैं, वे कॉपुलेशन करते हैं, के दे परफॉर्म मैटिंग, ठीक है ना। हम बहुत सारे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं के बजाय इसके कि हम सिंपली एक जो है वो एक वैग टर्म इस्तेमाल करें कि दे परफॉर्म सेक्स, के हम ऐसा नहीं, ऐसे क्योंकि बायोलॉजिस्ट जो है दे आर यूजिंग दी एप्रोप्रिएट वर्ड, के वे सही शब्दों का चयन करते हैं, के तो हमने बोला दिस इज द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन। हमने कहा कि संसर्ग होता है, कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होती है, और मेल और फीमेल, और इसका पर्पस होता है कि मेल वांट टू रिलीज देयर मेल गैमेट और स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। के पर्पस क्या होता है कि मेल जो है वो अपने स्पर्म को जो है वो फीमेल बॉडी में रिलीज करना चाहता है, के तो और याद रखिए ये स्पर्म जो होते हैं ना, ये स्पर्म जो है केवल स्पर्म नहीं होते, एक्चुअली द स्पर्म इज विद इन ए मीडियम। जो स्पर्म रिलीज करता है वो एक मीडियम में होते हैं, और मीडियम मतलब एक लिक्विड होगा, तरल होगा, जिसमें कई सारे स्पर्म प्रेजेंट होंगे, एंड दैट मीडियम जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होंगे उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सीमेन। हम उसको क्या बोलते हैं? सीमेन, के तो सीमेन और स्पर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, के स्पर्म इज ए पार्ट ऑफ सीमेन, सिनोनिम नहीं है, गलती मत करना, के सीमेन में कई सारे दूसरे सिक्रेशन भी शामिल होते हैं। तो सीमेन के अंदर स्पर्म होता है, और स्पर्म और सीमेन एक चीज नहीं होती है। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है, तो सोचते हैं कि जो सीमेन है वही स्पर्म है और स्पर्म है वही सीमेन है, ठीक है। सीमेन इज ए ब्रॉडर टर्म, के सीमेन में स्पर्म के अलावा दूसरे कई सिक्रेशन, जैसे कि हमने कहा कि आपके जो है प्रोस्टेट का सिक्रेशन होगा, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन होगा, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ सिक्रेशन प्रेजेंट इनसाइड द सीमेन, के सीमेन इज ए मीडियम वेयर स्पर्म कैन सर्वाइव, ठीक है। तो पर्पस क्या था? पर्पस था कि मेल ने फीमेल से कॉपुलेट किया, और कॉपुलेशन करने के बाद उसने अपना सीमेन जो है फीमेल बॉडी के अंदर, इनसाइड फीमेल बॉडी सीमेन को रिलीज किया। नाम क्या हो गया? इनसेमिनेशन, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल, के यानी जो है फीमेल बॉडी के अंदर सीमेन को रिलीज किया गया, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। हमने उसको क्या बोला? इसको हमने इंसेमिनेशन बोला, के तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर सीमेन को या स्पर्म को ट्रांसफर करना इंसेमिनेशन कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। कि अब क्या हुआ? अब जो है स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये आपको, मतलब ये इस चैप्टर में आपको ऐसे ऐसी चीजें मालूम चलेंगी जो चीजें हम कभी सोचे भी नहीं, कि जो चीजें हमारी ह्यूमन बॉडी कितना मैजिकल तरीके से काम करती है। आप सोचिए ना, इतनी छोटी सेल, माइक्रोस्कोपिक सेल से एक ह्यूमन बॉडी का जन्म होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और वो भी ऐसा वो कि बच्चा अपने माता पिता से चेहरा मिलता है, बच्चे के एक्ट मिलते हैं, बच्चा अपने माता पिता के समान दिखाई पड़ता है, रिलेटिव के समान दिखाई पड़ता है। मतलब ये यदि आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। कभी ऐसा होता कि एक डब्बा है, एक डब्बे में दूसरा डब्बा डाला तो पता चला तीसरा डब्बा बाहर निकला है अंदर से, ऐसा तो नहीं होता। निर्जीव वस्तुओं तो ऐसा नहीं होता है, पर ये लिविंग बीइंग के अंदर हमको रिप्रोडक्शन एक चमत्कार के समान दिखाई पड़ता है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को वो मेंटेन रखा होता है, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा मेल और फीमेल गैमेट। अब क्या हुआ कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट आ गया। अब मेल गैमेट यहां पर आने के बाद में आपको बता दूं, यहां पर जो मेल गैमेट है वो सीधा फीमेल, वो उसको एक्टिवेट किया था ना, अरे जो मेल गैमेट, जो अब ह्यूमंस की बात करें तो जो सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर आता है ना, उस सीमेन का के स्पर्म को एक्टिवेट भी किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। के पढ़ेंगे हम आगे कैसे वो एक्टिवेट होता है। हम बोलते हैं कैपेसिटेशन बोलते हैं। कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि स्पर्म को हमने एक्टिवेट कर दिया फीमेल बॉडी के अंदर, और वो फीमेल बॉडी के अंदर यदि नहीं है तो वो एक्टिवेट भी नहीं होगा। यदि वो स्पर्म सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं गया तो वो स्पर्म एक्टिवेट भी नहीं होगा, और उसको फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिवेट करने का काम कहां होता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, कैपेसिटेशन पढ़ेंगे जब, ठीक है।
अब मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, और पहुंचता, आप देखिए बात ये कि जो फीमेल गैमेट है वो ओवरी से निकलकर आ रहा है यूटेरस की ओर, फीमेल गैमेट ओवरी से निकलकर आ रहा है यूटेरस की ओर, और मेल गैमेट जो है यूटेरस से होता हुआ जो है, जो वेजिनल ट्रैक्ट से हुआ सर्विक्स गया, यूटेरस से होता हुआ वो जा रहा है एक की तरफ। मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है, सुनिए बात को, बड़ा आप इमेजिन कीजिए कि एक रास्ता है, यानी क्या है, एक तरफ तो जो है वो जहां पर, जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि हम देखें इसको समझें, तो मैंने कहा कि ये यूटेरस है, ठीक है, सर्विक्स है, ये वेजाइनल ट्रैक्ट है। उसके बाद क्या है, हमने कहा कि यूटेरस में जो है वो ये है फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ है इससे, ये फेलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ है इसके, और यहां फेलोपियन ट्यूब से के एंड में यहां पर क्या, यहां पर जो है वो ओवरी, ये ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे ही अपोजिट साइड में ऐसे ही होगा ये। तो हमने एक तरफ बनाया, हमने क्या कहा, हमने कहा ये ओवरी हो गया, ठीक है, ठीक ठीक, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया अपना वेजाइना एंड दी एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया। अब जो सीमेन है, सीमेन को रिलीज किया गया, अब सीमेन जो है वो सीमेन में से स्पर्म एक्टिवेट हुआ और स्पर्म मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, और एग रिलीज हुआ, एग मूव कर रहा है इस तरफ के, एग मूव किया इस तरफ, इस पर मूव किया इस तरफ, और दोनों किसी एक पॉइंट पर यहां मिल जाते हैं और यहां पर हो गया फ्यूजन हो गया यहां पे, मतलब, और ये जगह क्या है, ये जगह है फेलोपियन ट्यूब, ये जगह क्या है, ये जगह है फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है। मैं अभी आपको सब चीजें डिटेल में बताऊंगा, अब मैं केवल आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं, आपको मैं एक इमेजिनरी, एक आपको मैं इस टॉपिक को समझने के लिए आपके दिमाग में मैं एक खाका खींच रहा हूं, एक नक्शा खींच रहा हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ जा रहा है, फीमेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट की तरफ आ रहा है, रास्ते में कहां पर फेलोपियन ट्यूब में दोनों मिल गए और वहां हो गया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है। फिर हमने कहा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन गया, जायगोट बन गया, जायगोट में डिवीजन शुरू हुआ, जायगोट से एम्ब्रियो बना के, तो जायगोट से पहले तो एम्ब्रियो बना तो सॉलिड कोशिकाओं का एक गुच्छा बन गया, सॉलिड सेल्स का एक बंच बन गया। हमने बोला कि जायगोट के अंदर हुआ माइटोसिस, जायगोट में हुआ माइटोसिस, के जायगोट में हुआ माइटोसिस, तो सॉलिड यानी जो सेल्स हैं, सॉलिड मतलब उसमें बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ कि हमने कहा कोशिकाओं का एक गुच्छ बंच बन गया, सेल्स का एक बंच बन गया। जायगोट तो सिंगल सेल होती है, सिंगल डिप्लॉइड सेल होती है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है उसको हम जायगोट कहते हैं। फिर जायगोट जो है वो डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, तो शुरुआत में क्या हुआ, एम्ब्रियो में क्या जो है वो सेल्स बनी, सॉलिड मास ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक गुच्छा बन गया है पूरा, जिसको बोला हमने मोरूला बोला, इसको हमने मोरूला बोला। फिर ये मोरूला डिवाइड किया और उसमें कैविटी सी बन गई, उसमें हमने क्या बोला, हमने इसको ब्लास्टुला बोल दिया इसको हमने के। एंड दी ब्लास्टुला ये हिस्सा जो है ये आता है, मतलब ये है कि एम्ब्रियो भी कई सारी अवस्थाओं से गुजरता है। देखो बेटा अभी रटने की कोशिश मत करना है इसको, मैं आपको एक एक चीज को अच्छे समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं आपके दिमाग में बैठा कर रखिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि जायगोट में हुआ माइटोसिस, उससे बनेगा मोरूला, मोरूला से बनेगा क्या, मोरूला के बाद बेटा बनेगा आपका ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला वो होगा जो यूट्रस में आके अपने आप को इंप्लांट करेगा, यूट्रस में आके अपने आप को वो इंप्लांट करेगा। इंप्लांट का मतलब होता है यूट्रस में आकर वो चिपक जाएगा ताकि वो आगे का अपना डेवलपमेंट कर सके। मतलब यह है कि एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है, वो है यूट्रस। यूट्रस की वॉल में अपने आप को वो धसा लेगा, चिपक जाएगा वॉल से आगे बढ़ के, इंप्लांटेशन बोलेंगे उसको हम, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद इंप्लांटेशन हुआ, क्या लिखा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, के यूट्रस की वॉल से जुड़ा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या है बेटा, देखिए जायगोट डिवाइड करता है तो सेल्स का एक बंच बनता है जिसे मोरूला बोलते हैं, मोरूला में फिर एक आगे कैविटी डेवलप होना शुरू होती है, फिर एक सेल्स का ग्रुप बनता है, इसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं, और ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और यही वो हिस्सा होता है जो यूट्राइन वॉल से आकर जुड़ता है, ठीक है, यूट्रस से जाकर जुड़ता है। फिर इसके बाद जुड़ गया, इसके बाद एक गेस्टेशन पीरियड होगा, गर्भकाल होगा, इसको हम बोलते हैं गर्भकाल बोलेंगे, गेस्टेशन हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, गर्भकाल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एक गेस्टेशन पीरियड होगा, ठीक है, और फिर वो बच्चा जो है वो धीमे धीमे ग्रो करना शुरू करेगा, प्लासेंटा बनेगा, उसके बाद बच्चा फीटस जो कनेक्ट होगा मां की मदर बॉडी से, और धीमे धीमे वो ग्रो करेगा, ठीक है। और जब बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तब जो है बेबी का डिलीवरी होगा, बच्चे का जन्म होगा, उसे पार्ट्यूरेशन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसे इंसेमाइनेशन कई बार पूछा गया है, ठीक है, इंप्लांटेशन पूछा जाता है, ठीक है, गेस्टेशन पूछा जाता है आपसे, और पार्ट्यूरेशन इज दी फेमस टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ये कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो बच्चे
बच्चे के डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पार्टुरेशन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होगा बेटा, याद यही याद कर लो, घर के लिए कुछ नहीं, बात के लिए कुछ नहीं, यही याद करो कि गैमिटोजेनेसिस होगा, इंसेमाइनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, गेस्टेशन होगा और पार्टुरेशन होगा। ये याद रखना है कि दिस इज दी 6 इवेंट के जो 6 घटनाएं घट रही हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो सब प्यूबर्टी के बाद होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूबर्टी? एक बच्चा जो है वो ग्रो करता है, डेवलप होता है और एक सर्टेन एज के बाद वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है। जैसे ही जो है वो जुवेनाइल फेज है, हम बोलते हैं कि जो बाल्यावस्था, या हम बोलते हैं कि जो है एडोलेसेंट अवस्था से जैसे ही व्यक्ति जो है वो एक सेक्सुअली मैच्योर होता है, हम बोलते हैं उस चीज को बोलते हैं, दिस चेंजेस को बोलते हैं प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी का में एक्चुअली प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। और प्यूबर्टी कोई एक दिन नहीं होती है कि हमने बोला कि भैया इस पर्टिकुलर डेट को प्यूबर्टी हो गया, ऐसा नहीं। प्यूबर्टी इज ए कंटिन्यूअस इवेंट, ठीक है। ग्रेजुअली धीमे धीमे बॉडी, मेल और फीमेल बॉडी डेवलप होते हैं। जैसे हम बात करें इंडिया में, यदि आप बात करेंगे तो पाएंगे आप कि इंडिया में एज ऑफ प्यूबर्टी, इंडिया में इस वक्त जो है वो प्यूबर्टी का एज बॉयज में है 13 से लेके 15 ईयर्स के आसपास, 13 से 15 साल के। गर्ल्स में जो है वो 11 से लेके 13 ईयर्स इज दी जो है वो प्यूबर्टी का टाइम पीरियड होगा के। और यही आप यूरोपियन देशों में जाकर देखेंगे, आप ठंडे देशों में जाकर देखेंगे तो मेल का क्या है 14 से लेके जो है वो 17 मेल का हो गया यहाँ पे, और फीमेल्स का भी कितना होगा 13 से लेके जो है वो 13 से लेके 18 फीमेल्स काट के। सोचिए ये यूरोपियन कंट्री, नॉर्वे जैसी कंट्री की बात करें तो इसका मतलब सीजनल वेरिएशन, जो मौसम है, जो ट्रॉपिकल एरिया, ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर प्यूबर्टी जल्दी अटेंड होती है, जल्दी प्यूबर्टी आती है, और जो ठंडे एरिया को जो पोलर हिस्से हैं वहां पर प्यूबर्टी लेट आती है, ठीक है। तो प्यूबर्टी का मतलब यह है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करना, धीमे धीमे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना, दैट इज द प्यूबर्टी के। तो प्यूबर्टी इज द चेंज, जो इज द ग्रेजुअल चेंजेस टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी के, एंड ए बॉडी धीमे धीमे जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करती है और व्यक्ति में कई सारे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि प्यूबर्टी को देखें तो हम बोलते हैं ब्रेस्ट का डेवलप, फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगा मेल और फीमेल दोनों के अंदर के। मेल में टेस्टिकल्स का साइज बढ़ जाएगा, लेंथ ऑफ पेनिस बढ़ जाएगा। ये होता है, ये परिवर्तन है ये जो बॉडी में देखने मिलते हैं। एंड आप बिलीव मी, दिस इज दी, ऐसा कहा जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में कहा जाता है, दिस इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग टाइम फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। डिस्टर्बिंग टाइम से मतलब यह है कि यहां पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल टर्बुलेंस होते हैं। द पर्सन बिकम्स मोर इंट्रोवर्ट समटाइम पर्सन बिकम्स मोर एग्रेसिव। ये चूंकि इस समय शरीर के अंदर बड़े परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों का प्रभाव जो है व्यक्ति के मनोविज्ञान पे, साइकोलॉजी पर भी पड़ता है, इसलिए कई बार व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार व्यक्ति इंट्रोवर्ट आता है, कई बार व्यक्ति डर जाता है किसी चीज को। यदि कोई घटना इस टाइम पीरियड में कोई घटना घटती है तो व्यक्ति की जिंदगी में जीवन भर के लिए उसका एक इंप्रेशन, डर बैठ जाता है। The person becomes emotionally more sensitive, के ये वो उम्र होती है जिसमें कि व्यक्ति जो है वो इमोशनली मोर सेंसिटिव होता है, वो इमोशनली जल्दी हर्ट हो जाता है, के इमोशनली जल्दी अटैच हो जाता है। एंड सम पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, के वो जानते हैं कि दिस इज दी मोस्ट वल्नरेबल एज के। तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि देयर आर सम जो कुछ ऐसे क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग होते हैं जो इस उम्र के बच्चों को जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड दे ट्राई टू डू समथिंग रॉन्ग विद देम। ये चूंकि मैंने कहा ना, यहां पे क्या होता है, व्यक्ति जल्दी से भरोसा कर लेगा, जल्दी से जो है वो इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ये वो उम्र होती है, ठीक है। हम आगे उस पर, जब हम ह्यूमन हेल्थ बढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे हम। तो अभी हम बात करते हैं मेल की, बात करते हैं मेल में जब प्यूबर्टी आता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द मेल बॉडी व्हेन इट अटेंड्स प्यूबर्टी। जब ये प्यूबर्टी को अटेंड करता है, के सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है, लैंगिक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है, तो क्या परिवर्तन मेल बॉडी में देखने मिलते हैं। तो हमने कहा द वॉइस बिकम्स डीपेंड, के आवाज में, के सडनली आपके घर वाले बोलने लगते हैं कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, आवाज फट गई तुम्हारी। तो लोग साथ वाले या छोटे भाई बहन चिढ़ाने लगते हैं, आवाज फट गई तुम्हारी, तो कौवे जी की जैसी आवाज हो गई तुम्हारी। तो
सडनली वॉइस चेंज हो जाता है, वॉइस बिकम्स, थोड़ी आवाज जो होती है वो भारी होती है, ठीक, एंड इट बिकम्स डीपन्स, के वॉइस आपकी गहरी और भारी आवाज आती है जैसे आप प्यूबर्टी को अटेंड करते हैं, के एंड आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं खेल रहे होते हैं, उनके आर्म पिट में, उनके जो है वो आर्म पिट में जनरली पसीना देखने नहीं मिलता, स्वेटिंग देखने नहीं मिलता है। यहां पर अब क्या होता है, आर्म पिट में देयर आर लॉट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड डेवलप हो जाती है यहां पे, और अब आर्म पिट में यहां पर पसीना आने लगता है, एंड सडनली पीपल्स स्टार्ट यूजिंग ड्यू स्प्रे, ड्यूड्रेन का इस्तेमाल करने लगते हैं वो, क्योंकि स्मेल आता है उससे, आर्म पिट के पसीने से, ठीक है। देन हेयर्स ग्रो ऑन योर फेस, आर्म्स, लेग, चेस्ट, आर्मपिट एंड बिटवीन योर लेग्स, के अने अब बॉडी पर हेयर आना शुरू होते हैं के, और वो हेयर्स जो है वो चेहरे पर आते हैं के, ठीक, अने इनिशियली जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो बियर्ड्स का आना होता है, फिर आर्म्स पे, लेग्स पे, बॉडी में अलग अलग जगह पर जो है वो हेयर्स डेवलप, और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्यूबिक हेयर के, प्यूबिक हेयर इज इंपॉर्टेंट हेयर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ इशारा करते हैं वो, ठीक है। फिर सडनली हाइट बढ़ जाती है, द पर्सन गेट्स टॉलर, के और फेस पर कई सारे पिंपल्स होने लगते हैं, क्योंकि हार्मोनल बड़े मात्रा में हार्मोनल चेंजेस यहां पर होते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस के चलते जो है वो चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं, और पिंपल्स को लेके फिर पहली बार व्यक्ति वरीड होता है, अरे ये तो पिंपल्स हो रहे लगे मेरे को, ठीक है। और फिर वो तमाम तरह के टीवी पे आते हैं कि क्लियर सिल लगा लीजिए, ये लगा दीजिए, 2 दिन में पिंपल साफ, 1 घंटे में पिंपल साफ, ये सब बकवास है, टोटल बकवास है, ठीक है। एज ए डॉक्टर मैं आपको कहता हूं कि इस तरह के विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ अपने उत्पाद या प्रोडक्ट बेचने के लिए होते हैं। इफ यू आर रियली फेसिंग टू मच पिंपल प्रॉब्लम, की बहुत सारा पिंपल हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो go and consult with the skin specialist, क्या they are the well trained doctor, they are the MD in skin dermatology, वो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड दे नो कि ये पिंपल्स नॉर्मल है, ये पिंपल्स में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है, इस पिंपल से आपको कोई दिक्कत, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई घाव तो नहीं छोड़ जाएगा, तो डॉक्टर आपको बेहतर दवा देंगे ताकि उससे इरिटेशन ना उठे। तो इसलिए जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है दे आर नॉट वर्किंग। फिर देयर आर सम फार्मूला कि भाई ये खा लोगे, ये पी लोगे तो ऐसे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, सब साइंटिफिकली किसी का भी डेटा प्रूवन नहीं है, कि इसलिए वो सब चीजें जो है वो व्यर्थ है। हाँ, ये बात अलग है कि चेहरा साफ रखेंगे, आपके जो ऑयल ग्लैंड के जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड नहीं होंगे, यदि वो क्लॉग्ड नहीं होंगे तो पिंपल्स होना कम हो जाएगा, ठीक। सब, लेकिन पिंपल्स ना हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी में आपके हार्मोन्स ही नहीं काम कर रहे हैं, दैट शोज कि योर हार्मोन्स आर वर्किंग, ठीक है। तो चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, देन जो है वो पेनिस और टेस्टिकल्स जो है वो उसका साइज बढ़ने लगता है, कि सडनली पीपल्स दे फील कि साइज ऑफ पेनिस और टेस्टिकल्स बढ़ रहा है, कि ये मेल के अंदर हमको देखने मिलता है ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी, ठीक है। फिर जैसे हम, और मैंने कहा ना कि जब कभी पिंपल्स होते हैं तो डोंट प्रेस देम, कि यदि आप उनको प्रेस करते हैं ना तो आप उस इन्फेक्शन को आसपास फैला रहे होते हैं, कि तो वो इन्फेक्शन में कई बार आपके नाखूनों से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग चुका होता है, और उसके चलते हुए पिंपल्स कई बार ज्यादा फैल जाते हैं, तो आपको उसको जो है वो टच नहीं करना चाहिए। और यदि आप मुझसे पूछते हैं कि आप पूछे कि सर हमारे आसपास कोई स्किन का डर्मेटोलॉजी का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप जो है वो सिंपल, यदि पिंपल्स हो रहे हैं तो आप सिंपल जो है वो सबसे वेल प्रूवन जो एक्ने का वेल प्रूवन जो है वो जो मेडिसिन है वो दैट इज दी, एक लोशन होता है इरिटोप लोशन, के दैट इज द क्लिंडामाइसिन इन इरिटोप लोशन। क्लिंडामाइसिन होता है, सुबह शाम आप इसको जो है साफ कॉटन से चेहरा साफ करने के बाद लगाएंगे उसमें, तो उससे 2 वीक, कम से कम आपको 2 से 3 वीक लगाना पड़ेगा, तो पिंपल्स धीमे धीमे कम होने लगेंगे, के दैट इज द क्लिंडामाइसिन। एंटीबायोटिक होता है एक तरह का जो पिंपल्स को ठीक करने में हेल्प करता है, के सेकंड, आप ऑयली फूड को कम कीजिए, अपना जो है वो चेहरा साफ रखिए, ऑयली फूड को, अपनी डाइटरी हैबिट को इंप्रूव कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी पिंपल्स में काफी हद तक कंट्रोल होता है उससे भी, ठीक है, क्लियर। पर डोंट प्रेस देम। फिर अब ये मैंने आपको बताया कि मेल बॉडी के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, ये हम इसका एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट देख रहे हैं, कि बॉडी हेयर आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, पेनिस एंड टेस्टिकल्स, स्क्रोटम जो है वो डेवलप होने लगता है, एंड फाइनली एडल्ट एज में। और देखिए मैंने कहा ना कि दिस इज ए इवेंट, ये कंटिन्यूस होने, एक दिन ऐसा नहीं कि सो के आदमी उठा, एक दिन सो के आदमी नींद से उठा कर, अरे मैं तो ऋतिक रोशन बन गया, ये ओवर द नाइट पॉसिबल नहीं है, कि वो सब कुछ ग्रेजुअली जो है वो, मतलब दिस इज ए स्पान, एक टाइम पीरियड में होता है। हम बोलते हैं कि द पर्सन इज ए, कि वो टीन एज में जो है परिवर्तन आना शुरू होते हैं, एंड सर्टेन एक लेवल के बाद वो फिर
फिक्स हो जाते हैं इनके। जब हाइट भी बढ़ रही होती है, सेक्सुअल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, दाढ़ी मूछ भी आना शुरू हो चुकी होती है, तो वो एक ग्रेजुअल होने वाला इवेंट होता है। ठीक है, ठीक। मैंने कहा कि जनरली ये धीमे धीमे ग्रेजुअली आप देखेंगे तो जो है यहाँ पे 9 से 19 लिखा है, पर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बात करते तो 11-12 साल की उम्र से जो है शुरू होता है, और वो 10-11 साल की उम्र शुरू होता है, और 19 उम्र के एज तक जो है वो फुली मैच्योर आदमी हो सकता है। अब कई बार आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे विज्ञापन जो है वो टीवी में दिखाई देते हैं रात के समय, वो टीवी में ऐसे ऐड आते हैं बहुत सारे, अपनी हाइट बढ़ाइए, 6 इंच हाइट बढ़ा लीजिए दवा खा के आपके, तो किसी भी उम्र में हाइट आप बढ़ा सकते हैं। वो सब भी दावे गलत हैं। आपका जो हाइट है वो आप जब आप प्यूबर्टी अटेंड करते हैं उस दौरान जो आपका हाइट बढ़ता है ना, उसके बाद हाइट मामूली बढ़ता है सिर्फ के नहीं, यही वो टाइम पीरियड है जब हाइट आपका मैक्सिमम जितना बढ़ना है वो बढ़ चुका होता है, और इपीफाइजल एंड जो है बोन के फ्यूज हो चुके होते हैं, फ्यूज होके वो बंद। यानी हाइट बढ़ने के लिए आपकी जो बोन होती है ना, बोन के पास 2 पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जैसे ही वो दोनों पॉइंट फ्यूज कर जाएंगे अब बोन की, लॉन्ग बोन की हाइट नहीं बढ़ेगी। भाई हाइट बढ़ी मतलब लॉन्ग बोन्स बड़े हो रहे हैं, तो उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो इसका मतलब ये कि किसी भी उम्र में आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। एक सर्टेन जो प्यूबर्टी का एज है, जब आप यंग एडल्ट होते हैं तब जो हाइट बढ़ती है। आप देखेंगे सडनली जो बच्चा, छोटा सा बच्चा 8th क्लास में दिखा करता था, सडनली जैसे वो 10th क्लास में आया एकदम से लंबा हो गया, वो 11th क्लास में वो बड़ा दिखने लगा, क्योंकि वो ही उम्र थी उसकी जब उसकी मैक्सिमम हाइट बढ़ अटेंड कर दी। इसीलिए अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, मैं सब बॉयज एंड गर्ल्स सबसे मैं एक बात कह रहा हूं कि यही वो उम्र है जब आप टीनेजर होते हैं, आपकी हाइट बढ़ जाए। यू शुड कीप वॉच ऑन योर डाइट। जो जंक फूड है, पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, जंक फूड है, ये खाने में अच्छा लग सकता है, लेकिन यह है कि यह आपके लिए उतना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। यदि आपकी डाइट में बेहतर प्रोटीन होगा, आप दालें खाएंगे, आप चना खाएंगे, आप एग्स लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट, मिल्क डाइट लेंगे, आप हाई प्रोटीन डाइट आप लेंगे, तो आपकी हाइट अधिक बढ़ने की संभावना है। और कैल्शियम सप्लीमेंट मस्ट में, दूध आपके डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए यदि आप यंग एडल्ट हैं तो। ठीक है, दूध सूट करता है तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज द एज जहां व्यक्ति मैक्सिमम हाइट भी गेन करता है। ठीक है, ठीक। अब व्हाट हैपेंस टू इन द फीमेल बॉडी, तो यदि हम प्यूबर्टी के दौरान फीमेल बॉडी में बात करें तो फीमेल बॉडी में भी सेम के ऑलमोस्ट कुछ परिवर्तन सेम, जैसे मैंने कहा कि हाइट बढ़ेगी सडनली यहां पर हाइट बढ़ेगी। ठीक है, एंड द ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम they feel that they need some supportive undergarments for the breast के, तो हम कहते हैं कि यहां पर जो है वो ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो है आर्म पिट में हेयर आने लगते हैं, कि प्यूबिक हेयर आने लगते हैं यहां पे। ठीक है, और चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं। ठीक है, और ये पिंपल्स के को लेकर यदि हम देखें तो मेल और फीमेल में, हालांकि दोनों में पिंपल्स को लेकर चिंता दोनों करते हैं, लेकिन जेंडर वाइज देखें तो फीमेल्स आर मोर कंसर्न अबाउट दी पिंपल्स के। आर्म पिट में स्वेट आने लगता है, पसीना आने लगता है। एंड यहां पर मेंस्ट्रुएशन जो है वो मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत हो जाती है। और इसकी शुरुआत के लिए हम मीनार्की वर्ड इस्तेमाल करते हैं हमके। मीनार्की का मतलब क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे हमके। तो मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, और ये शुरुआत होने का मतलब ये है कि अब ओवम मैच्योर होना शुरू करके, एंड जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ द ओवरी इज रेडी एंड ओवरी इज प्रोड्यूसिंग दी ओवम, कि अब यहां वो ओवम को रिलीज करने लगी। कि जैसे ओवरी ने ओवम को रिलीज करना शुरू किया, मतलब अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो चुकी होती है। देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से जो है ये मीनार्की की एज धीमे धीमे कम होती जा रही है। एंड आपको बता दूं मैं कि सबसे बड़ी जो चुनौती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि गर्ल्स के पास में बहुत कम सपोर्ट सिस्टम है। कि The girls are having very less support system। वो उनके पास एकमात्र सपोर्ट सिस्टम उनकी मदर है, ठीक है, जो उनको इस बारे में एजुकेट करती है। हालांकि अभी गवर्नमेंट के प्रयास से जो है वो आशा जो वर्कर होती है वो भी आती है स्कूल में। ठीक है, और वो फीमेल जो बच्चे होते हैं, जो उस उम्र के होते हैं, जिनको जो है वो प्यूबर्टी अटेंड करने वाले, मीनार्की हो सकता है, उन बच्चों को 10-12 साल की जो बच्चियां होती हैं उनको वो एजुकेट करती हैं, समझाती हैं उनको, क्योंकि बच्चा डर जाता है। सडनली दे फील कि ब्लीडिंग, हम बोलते हैं ब्लीडिंग पर वजाइना, बोलते हैं कि ब्लीडिंग हो रहा है, तो दे गेट स्कैर्ड, के डर जाते हैं। और दिस हैपेंस नाउ एवरी मंथ। तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकली जो है उस समय संभालना, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। वो
मदर की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है के, और इसके अलावा जो, और उसमें भी क्या होता है कि यदि जो है वो, और कई जगह पे क्या है, कई फैमिली में इतना जो है वो इसको ऐसा टैबू जैसा बना रखा है इसको, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते जो है वो गर्ल्स की कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो गया, सम यहां मत जाना, उधर मूव नहीं करना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो जो है ना मेंस्ट्रुएशन को लेकर जो जो तमाम तरह के बिलीफ हैं वो बच्ची को और डरा देते हैं। और ये जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये सच्चाई कह रहा हूं मैं आपसे, मतलब आई एम टीचिंग द चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो एज ए डॉक्टर जो सच है वो मुझे आपको कन्वे करना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि ये तो अब देखिए, तो मैंने कहा कि होल बॉडी गेट्स कर्वियर, के अब बॉडी में क्या होता है, चूंकि वाई दी फीमेल बॉडी, जैसे प्यूबर्टी अटेंड करते फीमेल बॉडी मोर कर्वियर, के जो हिप साइज भी बढ़ने लगता है, पेल्विस का साइज बढ़ने लगता है, पेट के ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, बिकॉज फैट डिपोजिशन जो है वो एक टेंडेंसी के रूप में होता है। तो सबसे अधिक जो है वेट गेन, गर्ल्स में जो वेट गेन होता है वो प्यूबर्टी के समय होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो वेट को मैनेज कर लेते हैं बॉडी, फिर वेट को जो एक्स्ट्रा फैट उसको बॉडी मैनेज कर लेती है। परंतु इस समय जो है वो यदि वेट गेन होता है तो वो नॉर्मल है, के उसको लेके वरीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि वो जो देखिए एबनॉर्मल वेट गेन, मान लीजिए कोई 80 किलो का हो गया, 90 किलो का हो गया, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उसमें थायराइड को चेक कराना चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल वेट गेन होता है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल के वैसे में जो है वो हमें और देखिए यहां पर यदि वेट गेन नॉर्मली बॉडी में फैट डिपोजिशन या वेट गेन नहीं होता है, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न, कि वो फिर कि भाई ऐसा क्यों है कि हमारी बॉडी क्यों जो है वो एनाबॉलिक नेचर को शो नहीं कर रही है, क्या कमी है, क्या हमारे फूड में कमी है, क्या कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो यू शुड इन्वेस्टिगेट फॉर ऑल दीज थिंग्स। फिर मैंने कहा स्किन ऑयल हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, हेयर अंडर द आर्म्स आते हैं, कि हिप बोन वाइडर होने लगता है, वेट गेन ऑन हिप्स के ऊपर वेट गेन होने लगता है, प्यूबिक हेयर डेवलप होने लगते हैं, कि एंड लेग मसल्स गेट्स बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, के ये फीमेल्स के अंदर हमको चेंजेस बॉडी में देखने मिलते हैं हमको, ठीक है। एंड बिगेस्ट जो इसका मिनार्की है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल की शुरुआत जो है वो मिनार्की से होती है, और इसके क्या एंड जो है फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्शन सिस्टम की बिगिनिंग होती है और एंड भी होता है, खत्म भी होता है। मेल में एंड एकदम डिफाइनेट नहीं है वो कि ऐसा होगा कि इस उम्र में खत्म है। फीमेल बॉडी में लेकिन है कि भाई ये मिनार्की हुआ, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद एक दिन लास्ट मेंस्ट्रुएशन भी होगा, इसको हम मीनोपॉज कहते हैं, कि इसको हम मीनोपॉज कहते हैं, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए पॉज हो गया, रुक गया, ठीक है, मीनोपॉज, ठीक है, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग इज द मिनार्की, के एंड जो मिनार्की से लेकर जो मीनोपॉज तक जो टाइम पीरियड है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव और फर्टाइल पीरियड ऑफ ए फीमेल का वो एक फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है, क्लियर। And at the age of puberty, the girls becomes more sensitive, they becomes more introvert, के their voice get changed, के कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है वो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे, आपको बता दूं मैं, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं इनके, और समटाइम उन हार्मोनल परिवर्तन से जो है वो मैचअप करने के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस से एकोमोडेट करने के लिए वक्त चाहिए पड़ता है, दैट्स व्हाई आप देखेंगे प्यूबर्टी की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनके बीच में, जैसे जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं के, बॉयज के बीच में अच्छी बॉन्डिंग आती है, गर्ल्स के बीच में दे शेयर देयर थिंग्स टू देयर, उनके फ्रेंड से शेयर करते हैं, दे आर नॉट शेयरिंग देयर थिंग विद द मदर फादर, अपने बड़े भाई बहन से भी शेयर नहीं करेंगे, मदर फादर से, लेकिन वो अपने दोस्त पे फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि उनकी सबसे बड़ी जो उनका प्राथमिकता जो है उनके मित्र बन जाते हैं, कि गर्ल्स सहेलियां जो हैं वो दे गेट मोर क्लोजर एंड मोर क्लोज आती हैं उनके, एंड फ्रेंड्स, लड़कों के जो फ्रेंड्स हैं वो भी उनके अधिक क्लोज आते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द एज जहां पर आपका चॉइस ऑफ फ्रेंड मैटर करता है। यदि गलत संगत है, गलत दोस्त आपके हैं, गलत यदि आपके ऐसे दोस्त हैं जो ठीक नहीं हैं, जिनका आचरण ठीक नहीं है, जिनका जो है हम कहते हैं कि जो हम क्या ऐसा कहते हैं कि जो नॉर्मल सोशल नॉर्म्स से डेविएटेड हैं, मैं कह रहा हूं ना कि मैं जज नहीं कर रहा हूं, पर डेविएटेड का मतलब है कि दे आर इन्वॉल्व इन दी सर्टेन एक्टिविटीज, की वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, किसी और चीज में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो क्या करते हैं, वो ड्रैग करते हैं, वो सामने वाले को भी ड्रैग करते हैं,
इसलिए इस समय चॉइस ऑफ फ्रेंड्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो बेटा, मैं ना किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल जनरल बात कर रहा हूं आपसे कि एज ए डॉक्टर, एज ए गार्जियन में, जो है एज ए फैमिली मेंबर, मैं आपसे ये चीजें समझा सकता हूं, शेयर कर सकता हूं आपसे मैं, ठीक है। और मैंने कहा ना आपसे कि पूरी पूरी जो ह्यूमन बॉडी इट्स लाइक ए ऑर्केस्ट्रा, जो पूरी ह्यूमन बॉडी है ये एक प्रकार का ऑर्केस्ट्रा के समान है। सारा खेल जो है वो हार्मोन के माध्यम चल रहा होता है, मतलब द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज दैट कि पूरा का पूरा एक प्रकार से, जैसे ऑर्केस्ट्रा देखा क्या, ऑर्केस्ट्रा में वो बैंड बजता, वो शहनाई बजेगा, बैंड बजेगा, क्या वो इतना रिदम में कि इतने तरह का म्यूजिक बज रहा होता है, लेकिन सब एक साथ मिलके ऐसा लगता है कि बड़ा मधुर संगीत बज रहा है, ठीक है। ड्रम भी बज रहा है उसमें, कि उसमें जो है वो आपका हारमोनियम भी बज रहा है उसमें, तमाम तरह के इक्विपमेंट बज रहे हैं उसमें, लेकिन एक मधुर संगीत। तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी ऐसी है कि देयर इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, उन सबका जो म्यूजिक है, ऑर्केस्ट्रा जो है उनका मिलके जो म्यूजिक है, उसका संगीत जो है वो सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म है, सक्सेसफुल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उनके। आप देखते हैं कि हम बात करते हैं कि जो है ओवरीज, देखिए ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है किसमें, फीमेल्स में, एंड टेस्टिस आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन दी मेल के, हम देख रहे हैं। और आपको बता दूं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो काफी हद तक जो है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हम एक एक हार्मोनल एक्शन को बड़े ध्यान से समझेंगे, यहां पर पढ़ेंगे यहां पे हम के। तो हमने देखा कि मेल और फीमेल बॉडी में व्यापक परिवर्तन आपको यहां पर देखने मिलते हैं आपको के। अब यदि मैंने आपसे कहा कि यदि हम एज की बात करें कि प्यूबर्टी का एज क्या होता है, तो मैंने कहा ना प्यूबर्टी का जो एज है वो मैंने आपको बताया ना कि वो आपका 9 से लेकर 19 तक, मतलब एक पूरा का पूरा स्पान होता है जब पूरा डेवलपमेंट चल रहा होता है, ठीक है। मैंने कहा कि 8 ईयर की से लेकर जो है वो 13 इयर्स की एज तक जो है वो कभी भी इस दौरान जो है वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का बर्डिंग ऑफ ब्रेस्ट बोलते हैं, ब्रेस्ट जो है वो इवॉल्व, वो इरप्ट होना शुरू होते हैं, डेवलप होना शुरू होते हैं, ठीक। फीमेल्स की बात करें हम के, फिर प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट जो है शुरू होता है, के फिर फिर जो है वो एकदम सडनली 10 साल से लेकर जो है वो 13-14 साल की उम्र तक सडनली लड़कियों की हाइट बढ़ना शुरू होती है, के फिर 10 साल 11 साल या 12 साल की उम्र में कभी कभी जो है इन जनरल देखा जाए इंडिया में तो 11.5 या 12 साल की उम्र है जब जो है वो मीनार्की होता है, फर्स्ट पीरियड होता है, के देन उसके बाद फिर ग्रोथ इन अंडर आर्म है। तो आप देख रहे हैं ना, आपको मैंने जो इसमें जो लकीरें खींची हुई है इसमें इस ग्राफ में, ये बता रहा है कि कहां से शुरू होता है और कहां तक चल रहा होता है डेवलपमेंट के, यानी 17 ईयर की एज के आसपास ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट हो चुका होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई द लीगल एज ऑफ मैरिज के, जो विवाह की जो लीगल उम्र है, कानूनन जो उम्र है वो है लड़की के लिए 18 साल है और लड़के के लिए 21 साल है ना। पढ़ा, पता है कि नहीं पता कि जो मैरिज की जो उम्र है, लीगल एज है, वो है कि 21 ईयर फॉर बॉय एंड 18 ईयर फॉर गर्ल, ठीक है। एंड आप देखिए अब मेल के अंदर बात करें तो मेल में आप देखेंगे कि जो है वो ग्रोथ ऑफ स्क्रोटम एंड टेस्टिस 11 ईयर से शुरू होता है, 17 ईयर तक चल रहा है, के चेंज ऑफ वॉइस 10-11 साल की उम्र से शुरू होता है, धीमे धीमे बदलना, और वो 14-15 ईयर में मैक्सिमम चेंजेस होना देख सकता है। देन लेंथनिंग ऑफ पेनिस जो है वो शुरू होता है, ठीक है। प्यूबिक हेयर का ग्रोथ शुरू होता है, सडनली 13-14 साल की उम्र में तेजी से हाइट बढ़ती है, ठीक। बॉडी शेप में परिवर्तन आता है। तो ये सारे परिवर्तन लड़कों में भी जो है, और मैंने कहा मोस्ट ऑफ द चेंजेस 18-18 साल की उम्र तक मोस्ट ऑफ द चेंजेस बॉडी में हो चुके होते हैं, ठीक है, ठीक। अब कभी कोई पूछता है कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो कई लोग बोलते हैं मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है पेनिस, फीमेल का है वेजाइना। दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जहां पर गैमिड बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं तो टेस्टिकल्स आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, के ओवरी में ओवम बनता है तो ओवरी इज दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड रेस्ट ऑल आर दी एक्सेसरी, एडिशनल होते हैं बाकी सबके, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अब ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा के, ठीक। तो मैंने कहा मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होगा, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो ओवरी होगा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, देखो बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट को नहीं बनाते हैं, बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, के दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दे फैसिलिटेट, उसको वो बढ़ावा देते हैं, उसको जो है वो उसको इफेक्टिव बनाने में रोल प्ले करते हैं, बट दे आर नॉट
प्रोड्यूसिंग गैमेट के, वो होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो मैंने कहा एपिडाइमिस, अब आप बोलोगे ये क्या होता है, मैं बताऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, अभी नोट कर लीजिए। एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास एफ्रेंशिया, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, पेनिस के, ठीक, ये क्या हो गए, ये सारे के सारे जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए मेल में के, ठीक। फीमेल में क्या है, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वल्वा, बर्थोलिन्स ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए, ठीक। फिर एस्थरी या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यानी जो इस बात को बतलाते हैं कि व्यक्ति प्यूबर्टी को अटेंड कर चुका है, सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, तो वो चीज, वो कैरेक्टर क्या होते हैं, तो हमने कहा बॉयज में लो पिच वॉइस होती है, आवाज मोटी हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है, लो पिच वॉइस होती है। याद रखिए वॉइस का जो पिच होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी के लिए। जो वॉइस का पिच जितना लो होता है ना, क्लैरिटी उतना कम होता है आवाज में, क्लैरिटी वॉइस में उतना कम होता है। इसीलिए आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पर जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं गर्ल्स की आवाज में होते हैं, ठीक है। जो एयरपोर्ट पे मोस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट क्या होते हैं गर्ल्स की, क्योंकि लड़कियों की आवाज की पिच हाई होती है और वो वॉइस जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो सुनाई पड़ती, स्पष्ट सुनाई पड़ती के, वो वॉइस जो है वो ऐसा कह सकते हैं उसको कि हम भरभराती नहीं आवाज बोल के, बिकॉज इट इज ए हाई पिच वॉइस, ठीक है। लड़कों में लो पिच वॉइस होती है, बियर्ड दाढ़ी आते हैं, कंधे चौड़े आते हैं, मूछें आती है, मुस्टेक्स आते हैं, हिप नैरो हो जाते हैं, ठीक है। और जो है वो ब्रीथिंग बाय मींस ऑफ, अब देखिए सिंपल सी बात, अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या, ये थोड़ा सा जो है वो बॉडी जब ग्रो करती है तो बॉयज लड़के जो है थोड़ा सा सांस लेने में वो उनकी जो सांस है वो थोड़ी सी स्लो मूवमेंट में होती है, कि जो रेस्पिरेशन रेट जो है वो स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो अब हालांकि ये कोई बड़ा परिवर्तन, ये कोई बहुत बड़ी ऐसा कोई इसके पीछे फिनोमिना नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि द बॉयज जो मेल होता है उसका मोस्ट ऑफ द जो ब्रीथिंग है वो डायफ्राम के थ्रू होता है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में हाई पिच वॉइस होगी, कि एकदम पतली आवाज होगी इसमें, के स्मूथ फेस होगा, और नैरो शोल्डर होंगे, ब्रॉड हिप होंगे यहाँ पे, और बेसिकली एक्सटर्नल ब्रीथिंग होगी, के ये भी एक डिफरेंस है कि ब्रीथिंग का पैटर्न में भी फर्क होता है, कि हालांकि फर्क बड़ा मामूली होता है, पर इस फर्क को भी लोग जो है वो मेडिकल साइंस में पहचान लिया गया, इस फर्क को भी, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम कहते हैं यहां पे कि एनसेटिबल उठ कहते हैं देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जांपल sperm formation continues even in old men, के but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years, के। अब एक बात ध्यान रखना है कि मेल जो होता है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो जो है ओल्ड एज तक ने 60 70 कई केसेस में देखा गया कि एट द एज ऑफ 80 years दे हैव स्पर्म प्रोडक्शन, के मेल में होता है। ये बात अलग है कि दैट मे बी पॉसिबिलिटी कि they are not able to perform the sexual activity, they are not able to perform mating at the age of 80-85 year, but testicles में sperm तो बन रहे होते हैं के, और वो sperm जो है वो यदि उनको हम जो है वो जो है उनको हम ले लें हम के, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा लें हम आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो व्यक्ति पेरेंट बन सकता है, ठीक है, ठीक। यदि जो सेक्सुअली फिट जो लोग हैं दे कैन परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवन इन ओल्ड एज के, परंतु फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स के केस में तकरीबन 50 वर्ष के आसपास जो है वो मीनोपॉज आता है, और आफ्टर द मीनोपॉज जो है ओवरी जो है दे एग्जॉस्टेड, उनके पास अब ओवम नहीं बचता है, देन दिस इज दी एक तरह से कह सकते हैं कि ये एज वो आ गया जहां पर इनफर्टाइल हो गया, अब जो है वो अब आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में फीमेल्स सक्षम नहीं होती है आफ्टर दी 50 years ऑफ एज, ठीक है। चल, तो यहां पर हमने बहुत सारी बातें की, यहां पे हमने कई सारे चीजों को देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पॉइंट, यानी जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इसी पॉइंट से हम थोड़ा सा कि मेनोपॉज क्या होता है, कि और भी चीजों को हम शामिल करते हुए मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे, और हम जो है उसमें एक एक, देखिए मैंने कहा ना कि यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, कि सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, लीडिक सेल्स क्या होती हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, ठीक है, फिर कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, वास डिफरेंस क्या होता है, रेटेटेस्टिस क्या होता है, वास इफ्रेंशिया क्या होता है, ठीक है, एपिडिडाइमिस क्या होता है, ये सब, सेमाइनल वेसिकल्स क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, ये सब पढ़ना है हमको, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल ने एक एक चीज, और आपको तो मैं आपको क्लिनिकल चीजें भी बताता हूं चलूंगा ताकि आपको पता रहे, और ये आपकी बहुत सारी ऐसी, और आपको मैं कह रहा हूं आपसे कि इफ यू हैव सर्टेन क्वेरी अबाउट एनीथिंग
दैट शुड बी जेन्युइन क्वेरी बेटा, ठीक है। देखो सोशल प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो उसमें बातें ऐसी होना चाहिए जिसको हम डिस्कस कर सकें, कह सकें, ठीक है। तो कोई आपकी क्वेरी, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डालिए इसमें, आई विल टेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इट इज इररिलेवेंट थिंग, आई हैव टू डिस्कस विद द यूथ, तो मैं उसके बारे में आपसे जरूर बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा और लगातार मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।